नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ राधा। आइए देखते हैं देश विदेश की खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। योगी सरकार के 7 नए मंत्रियों को मिले विभाग। कोवैक्सीन की मंजूरी में और देरी होगी। बंगाल में फिर हिंसा। बेंगलुरु में देखते ही भराकर गिरी बहुमंजिला इमारत। आइए देखते हैं मुख्य खबरें विस्तार से। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी सुपर स्पेशलिस्ट का सिलेबस अंतिम समय में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सत्ता के खेल में युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का निर्देश भी दिया, तो साथ ही 4 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीबी नागरन्ना के बेंच के केंद्र को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा कि सत्ता के खेल में इन युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझो। हम इन डॉक्टरों को असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं छोड़ सकते। सरकार अपने घर को दुरुस्त करे, सिर्फ इसी की है पास शक्ति है। आप इसका मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है। अब आप अंतिम समय में बदलाव नहीं कर सकते। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि युवा डॉक्टरों के साथ संवेदनशीलता से पेश आए और राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग ने क्या कर रहा है। आप नोटिस जारी कर सकते हैं और फिर पैटर्न बदल देते हैं। स्टूडेंट सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स की तैयारी महीनों पहले से शुरू कर देते हैं। एग्जाम से पहले अंतिम मिनटों को बदलने की जरूरत क्यों है? आप अगले साल से बदलाव के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में रविवार को शपथ लेने वाले कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों के विभाग के सोमवार को बंटवारा किया गया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रविधिक शिक्षा विभाग दिया गया है और इसके अलावा राज्य मंत्री पलटू राम के सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय शिक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं छत्रपाल सिंह गंगावर को राजस्व विभाग, संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और दिनेश खटीक को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का मंत्री बनाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को बधाई दी और मंत्रिमंडल के विस्तार के अगले दिन कैबिनेट के 7 नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मुलाकात की। योगी ने मंत्रियों को पहली ही क्लास में यह भी बता दिया कि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में संगठन के साथ मिलकर काम करें। आज सीएम ने सभी नए मंत्रियों को लोक भवन बुलाया था और 1.5 घंटे तक सीएम ने मंत्रियों के साथ चर्चा भी की। तो योगी ने सभी मंत्रियों से एक से एक कर चर्चा की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें जो भी विभाग मिले उसकी योजना का लाभ निचले तबके को मिलना सुनिश्चित करें। तो मुलाकात के बाद बाहर आए जितिन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात के लिए बुलाया था। आज शाम तक विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा।
कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने में और देरी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में विदेश जाने वाले लोग, खासकर स्टूडेंट को और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के हवालों ने बताया है कि WHO ने भारतीय कंपनी भारत बायोटेक से कोवैक्सीन से कुछ तकनीकी जानकारियां मांगी हैं। भारत बायोटेक इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन के लिए WHO के पहले ही वैक्सीन से जुड़े सभी डेटा एकत्र कर चुकी है। तो बता दें कि EUA में बना कोवैक्सीन को दुनिया भर में अधिकांश देशों से स्वीकृत वैक्सीन नहीं माना जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा था कि WHO कोवैक्सीन जल्द ही कभी भी अपनी मंजूरी दे सकता है। सूत्रों की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने पिछले शुक्रवार से कहा था कि मंजूरी के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए एक प्रक्रिया है और कोवैक्सीन को WHO की आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। इससे पहले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के डॉक्टर VK पॉल ने भी कहा था कि कोवैक्सीन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी पर इस महीने के अंत से पहले मिलने की संभावनाएं हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने भी कोविशील्ड को मान्यता दे तो, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी है। इस पर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड कोवैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने में अब भी 10 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ता है और टेस्ट करवाने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में हुई हिंसा का मामला अभी थमा नहीं है, लेकिन उपचुनाव से पहले भी हिंसा की घटनाएं सामने आई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने TMC कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह हंगामों के बाद सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ से निकलकर उन्हें उनकी कार तक पहुंचाया। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने वालों में ममता बनर्जी का भाई भी शामिल था। दिलीप घोष ने कहा कि सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन में वे सांसद अर्जुन सिंह भवानीपुर में प्रियंका टिबेरवाल के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। तो जादूपुर बाजार में एक वैक्सीन कैंप पहुंचे थे और इस दौरान TMC कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष से मारपीट की और धक्का मुक्की की और अर्जुन सिंह के खिलाफ गौ बैठक के लिए नारे भी लगाए थे। तो प्रियंका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। TMC ने आरोप लगाया है कि दिलीप घोष के बॉडीगार्ड ने भीड़ को डराने के लिए पिस्टल का सहारा भी लिया था। दिलीप घोष ने कहा था कि TMC के बिना किसी भी उकसावे के उन पर हमला किया गया है और उन्हें पीटा के एक बार भाजपा कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को चुनाव हो रहा है। साउथ बेंगलुरु में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल एक जर्जर हो चुकी इमारत ताश के पत्तों की तरह देखते ही देखते जमींदोस्त हो गई। गानीमत ये कह रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग के अधिकारियों की सतर्कता की वजह से यह हादसा टल गया। वक्त के रहने से इसे खाली करवाने की वजह से कोई लोगों की जान बचाई जा सकी। तो हादसे से पहले इस इमारत में रहने वाले परिवारों को जिला प्रशासन की मदद से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। अचानक बिल्डिंग गिरने से आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह से सहम हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मतला हटकाने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। तो जिला प्रशासन ने बारिश शुरू होने से पहले जर्जर इमारत को खाली करने का अभियान भी शुरू कर दिया था और इसी अभियान के तहत पुरानी इमारत को चिन्हित करने के साथ साथ उन्हें खाली भी करवाया जा रहा था। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow.
Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आगे की मुख्य खबरें। बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाली मध्य प्रदेश के पथारिया से विधायक रामबाई ने एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल भाजपा के विधायक चुनी गई रामबाई ने दमोह के लोगों को रिश्वत के लिए जाने की शिकायत की तो वो कार्यवाही करने के बजाय पंचायत के आरोपी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार का गणित समझाने लगी। कहा कि 1000 रुपयों तक की रिश्वत लेने में कोई भी बुराई नहीं है, आटे में नमक बराबर रिश्वत चलती है। उन्होंने कहा कि 1005 की ओर से घुस लेना समझ में आता है, लेकिन 10,000 लेना गलत है। हमें पता है कि सब कुछ अंधेर नगरी चौपाट राजा चल रहा है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं है। विधायक के पास कुछ दिन पहले सत्ताहुआ गांव के लोग रोजगार सहायक और सचिव की शिकायत लेकर पहुंचे थे। आरोप था कि पीएम आवास के नाम पर 2,000 रुपये वसूल किए और इससे बाद विधायक रविवार शाम पहुंचे थे और पाल लगाई थी। इसमें रोजगार सहायक निरंजन तिवारी और सचिव नारायण चौबे भी बुलाए गए थे। तो ग्रामीणों ने विधायक के सामने की सहायता की और सचिव पर वसूली के आरोप लगाए। किसी ने 5,000, किसी ने 8,000 से लेकर 10,000 रुपयों तक लेने की बात भी कही थी। शिकायत सुन विधायक ने कहा कि थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हजारों रुपयों में किसी भी गरीब से लेना गलत है। यदि 1000 रुपये भी ले तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 1.25 लाख घर में 5 से 10,000 रुपये लेना बहुत ही गलत है। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में काम के दौरान हुए हादसे में मंत्रालय के कर्मचारी राजेश कुमार पाल की मौत हो चुकी है। वह एक बाइक से घर जा रहे थे और इस बीच सुभाष नगर फाटक के पास पिलर के ऊपर से कोई भी भारी चीज गिरी। इससे राजेश कुमार का सिर फट गया था और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। तब उनकी मौत हो चुकी और हादसा सोमवार रात करीब 7 बजे हुआ था। राजेश कुमार पाल सोमर किला में रहते थे। वह वल्लभ भवन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। घटना के वक्त वही बाइक से मोदरा रोड पहुंचे थे और वहां पे मौजूद लोगों ने उनको जेपी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जांच नहीं बच सकी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। सुभाष नगर फाटक गुरुदेव गुप्ता चौराहे तक मेट्रो के पिलर पर खड़े हुए हैं। इसका काम अभी जारी है। इसके बावजूद मेट्रो प्रबंधन ने कहा कि सुरक्षा के लिए लिहाज से लगे सभी पॉइंट हटा दिए गए हैं। यही नहीं, ट्रैफिक भी चालू कर दिया है। तो एमपी नगर के हबीबगंज के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज के एक पिलर के लोहे स्ट्रक्चर बुधवार शाम गिर गया था। स्ट्रक्चर में कई टन सिरैये थे और पिलर के सपोर्ट में डैमेज भी हुआ था। तो गनीमत रही थी और इसके रहते ही मजदूर स्ट्रक्चर के आसपास नहीं थे। इधर पीडब्ल्यूडी के अफसर ने नाकामी छिपाते आए थे। उन्होंने लोहे की टीन से क्षतिग्रस्त हिस्सा कवर कर लिया था। फिलहाल पिलर के लोहे को स्ट्रक्चर के मशीनों के जरिए सीधा करने की कोशिश भी की जा रही है। पड़ोसी देश चीन ने फिर से भारत से लगे बॉर्डर पर सक्रिय हो गए हैं। 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से चीन सीमा रेखा के पास अपनी सेना के लिए बंकर बना रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 8 लोकेशन पर नए मॉड्यूल कंटेनर जैसी कई व्यवस्था भी की है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर काराकोरम के पास कई बहाल लिग्गा से लेकर पीयू, हांड स्प्रिंग्स, चालाला, मांजा से शेल्टर बनाए हैं और हर लोकेशन पर 7 क्लस्टर में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए हैं। तो पिछले साल अप्रैल और मई में भारत चीन के अलावा सैन्य टकराव के बाद चीन ने कई कैंप बनाए हैं। ये नए कैंप पुराने मौजूदा कैंपों के अलावा बनाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि लंबे समय तक सीमा ने अपनी फौज हटाने का चीन का कोई इरादा नहीं है। भारत और चीन दोनों ने पूर्वी लद्दाख के पास सीमा रेखा पर 50-50 हजार सैनिक तैनात किए हुए हैं। इनके पास एक और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है और इस असहज स्थिति के बीच दोनों तरफ से नियमित रूप से सैनिकों को बदलना जारी है। चीन ने इस क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप और नए हेलीपैड भी बनवाए हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही चीन ने यहां पर अपने प्रमुख एयरबेस होदिन को शिकायत में भी अपग्रेड किया है।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोमवार को एक प्रदर्शनकारी अड्डा पर फेंक किया और मैक्रो के उस समय लियोन के दौरे पर थे। वे यहां फ्रांसीसी गैस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एक शख्स ने विवे ला रिवॉल्यूशन का नारा लगाते हुए मैक्रो पर अंडा फेंक कर मारा और यह उन्हें बाएं कंधे पर लगा। विवे ला रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति जिंदाबाद होता है। यह नारा फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में लगाया जाता है। घटना के बाद मैक्रो ने कहा कि अगर उसके पास मुझे बताने के लिए कुछ है तो उसे आने दो। फिर राष्ट्रपति ने अपने अंगरक्षकों से कहा कि मैं उसकी बाद में बात करूंगा, जाओ उसे ले आओ। हालांकि मैक्रो पर फेंका गया अंडा कच्चा होने के बाद भी टूटा नहीं। बाद में कुछ फोटोज में वह जमीन पर टूटा हुआ दिखा था। घटना के वक्त मैक्रो इंटरनेशनल कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी फेयर में शामिल होने के दौरान समर्थकों से बातचीत भी कर रहे थे। तो राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने भी इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया था। बीच में 8 जून में मैक्रो में एक शख्स ने थप्पड़ मारा था और वही उसी वक्त भी लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे। तो बीच में बैरिकेड भी था। तभी अचानक भीड़ में शामिल व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान कई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में अपने एक फैसले को हिंसा की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने करवाने का आदेश किया है। इस आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि एक मर्डर केस में जिसे विक्टिम बनाया गया है वह दरअसल जिंदा है। मामले में सीबीआई जांच का बंगाल सरकार ने विरोध किया है और सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वे केस तथ्य और परिस्थिति के आधार पर सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। इस मामले में एक तरफ से भी सभी मामले में सीबीआई को ट्रांसफर किए गए हैं और एक मर्डर विक्टिम जिंदा है और यह सब के दौरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद 28 सितंबर को सुनवाई करने के लिए भी कहा था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी का दमन थाम लेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में शाम 4:30 बजे कन्हैया और गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी की पार्टी को सदस्यता दिलाई जाएगी। तो सूत्रों के हवाले ये जानकारी भी सामने आई है कि माना जा रहा है 2024 के चुनाव में जीत के लिए कन्हैया को बिहार कांग्रेस की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती है। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है। उस पल की खुशी महसूस होने लगती है मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आगे की मुख्य खबरें। मुकेश सहनी के आदमियों हैं और गाड़ी से उतारेंगे तो दिखा देंगे अपनी औकात। यह धमकी देने वाला बिहार के मत्स्य एवं पशुपालक मंत्री मुकेश सहनी का विकासशील इंसान पार्टी के प्रचार गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है जो सुबह सुबह नशे में पूरी तरह से धूत था। इसने यह धमकी भी दी थी कि वो राजभवन की गाड़ियों को चला रहे थे और ड्राइवर संजय कुमार है।
यह नौबत उस वक्त आई थी जब वीआईपी के प्रचार गाड़ी ने राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी की गाड़ी में पीछे से जोरदार धक्का मार दिया था। इस घटना में ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनके ड्राइवर बाल बचे थे। धक्का मारने के बाद जब ज्वाइंट सेक्रेटरी और ड्राइवर ने अपनी आपत्ति बताई तो प्रचार गाड़ी का ड्राइवर उल्टा ही तन गया था और मौके पर बहस करने लगा था। राजभवन की ब्रेजा कार में शगुना मोड़ की एक तरफ से आ रही थी और उसी कमरे में बोले रोड फ्लाईओवर पर पटेल भवन के ठीक सामने वीआईपी के बोलेरो गाड़ी के पीछे से जोरदार धक्का मारा था। उसी समय फ्रेजा कार में राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता बैठे थे। उन्होंने जोर से झटका लगा था तो साथ ही पिछले कई इनकी गाड़ियों का बम्पर और बॉडी टूट गया था। तो धक्का मारने वाली गाड़ियां बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी की गाड़ी है। धक्का बहुत जोरदार लगा था। घटना सोमवार सुबह 10:30 की थी और शगुना मोड़ के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी का घर है। सुबह में वो घर से ड्यूटी के लिए राजभवन निकले थे और राजभवन की गाड़ियों को चला रहे थे। ड्राइवर संजय कुमार ने बताया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के सामने मुकेश सहनी की पार्टी की गाड़ी को चला रहे थे। ड्राइवर लगातार धमकी देने लगा और सीधे तौर पर कहने लगा कि हमें मुकेश सहनी के आदमी हैं, गाड़ी से उतरेंगे तो दिखाएंगे अपनी औकात। नशे की हालत में वो काफी कुछ कहने जा रहा था। अलवर के आरटीओ ऑफिस में एसीबी ने रिश्वत के मोटा खेल पकड़ा है। लाइसेंस रिन्यूअल एवं डुप्लीकेट लाइसेंस के काउंटर भी काम करने वाले सूचना सहायक 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, जबकि उसी सूचना सहायक के काउंटर से 3,70,000 3 लाख रुपये से घिरे 21 लाख रुपए बैंक खाते में जमा मिले थे। एसीबी के अनुसार 3,17,680 रुपये को एक दिन के लिए रिश्वत है। फिलहाल रेट परीक्षा का कारण रिश्वत कम करना है, वरना यह रोजाना 4 से 5 लाख रुपये होने का अनुमान है। एसीबी ने शाम 4 बजे परिवादी आजाद की शिकायत पर आरटीओ में रेड डाली थी और सूचना सहायक तरुणेश के कक्ष में भी दलाल, गार्ड एवं अन्य आरोपियों को पकड़ा था। तो सूचना सहायक के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 15 और रुपये रिश्वत ली थी। फिर एसीबी ने उसको आसपास की जगह खंगाला तो 3,17,000 से भी ज्यादा रुपए मिले थे। एसीबी की दूसरी टीम ने सूचना सहायक के घर पर मरेठियों के पास पहुंची थी और वहां भी 3 लाख रुपए मिले थे। एसीबी ने बैंक के खंगाला तो सूचना सहायक तरुणेश के बैंक खाते में कुछ ही दिन डिपॉजिट 21 लाख रुपए मिले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को जनदर्शन यात्रा पर खरगोन के जिरैया में थे। यहां असंभा में 40 किलोमीटर रोड के शो के जरिए भिकन गांव में थे। रास्ते में गांव शिवाया तो सीएम ने यहां देखा कि बेटियों को जन्मदिन पर केक काटा गया और वही तीर कमान लेकर स्वागत करने के लिए जनजातीय भाइयों के साथ डांस भी किया। मुख्यमंत्री के डांस के सबका मन मोह लिया और मुख्यमंत्री ने इरैया के बाद चंदपुर, अभापुर, शिवन्ना, कुरडिया के आदि रोड शो भी किए थे। इसके बाद भी भिकन गांव पहुंचे थे, जहां नगर परिषद के एक कार्यक्रम में आम सभा को संबोधित किया और सीएम ने जनप्रदर्शन यात्रा को आम सभा के दौरान कई घोषणाएं की थी। तो गांव में आंगनबाड़ी, पंचायत भवन एवं सड़क निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने का आश्वासन भी दिया था। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायत मिलने पर कई अफसरों के खिलाफ जांच के निर्देश भी दिए थे। गांव ने मोहनखेड़ी पंचायत के सचिव की शिकायत भी मिली थी और इसी तरह भिकन गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार की शिकायत भी मिली थी। उकाई के कैचमेंट क्षेत्रों में हो जा रही बारिश के चलते पानी की आवक लगातार जारी है। डैम के लेवल में मेंटेन करने के लिए 14 गेट खोलकर क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। तो सोमवार रात 8 बजे तक जलस्तर 341 फुट दर्ज किया गया था। इनफ्लो और आउटफ्लो भी दर्ज किया गया था। तो प्रशासन ने 84 तहसील के 22 गांवों में अलर्ट जारी भी कर दिया है। उकाई से पानी छोड़ने से तापी के जलस्तर बढ़ गया है और कोसवे को जलस्तर सीजन में पहली बार 8 मीटर से ज्यादा हो चुका है। अधिकारी के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शहर में 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। जल में पलसाना तहसील में सबसे अधिक 2.25 इंच बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा मांडवी में 6, मांगरोल में 1 और ओलपाड़ में 6 मिलीमीटर बारिश हुई। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले ही मुख्यमंत्री और बीजेपी संगठन सक्रिय हो चुके हैं। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे। इनका आम सभा के बाद
रोड शो में 6 गांव में होकर भिकन गांव जाएंगे और मुख्यमंत्री सोमवार सुबह 11:35 को मारूगढ़ स्थित हेलीपैड पर उतरे और वे इन बस स्टैंड पर सभा लेंगे और इसके बाद उद्वहन सिंचाई योजना का घोषणा भी आसार है। तो योजनाओं को घोषित भी की थी और साथ में खंडवा के 4 पंधा तहसील के 25 गांव को पेयजल व क्षेत्र के किसानों की सिंचाई का लाभ में मिलेगा। इसके अलावा हितग्राही मुल्क में योजनाओं के बाद भिकन गांव तक रोड शो भी करेंगे। तो दोपहर 1:30 बजे तक जिरैयान से चैनपुर आभापुरी तक होकर रोड शो भी करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।